डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और बहुजन समाज मोरा फोटो मत लिए, मजाक ना, मोरा फोटो मत लिए। मान्यवर काशीराम जी को अपनी खैराज मोहब्बत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके बाद आज मंदे की इस ऐतिहासिक सरजमी पे हो रही इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे अब्दुल वहाब साहब मंदे और जितने भी, चूंकि वक्त की बहुत पाबंदी है, कमी है, असल में मौलाना कल्वे जवाद साहब आए थे, अभी मुझे बुलाया था उन्होंने मुबारकपुर कस्बे में। आप जानते हैं कि शिया, हमारे जो शिया भाई हैं उस जमात के सबसे बड़े मौलाना हैं, और उन्होंने मेरे हक में अपने लोगों से अपील किया कि शाह आलम अच्छा आदमी है, तो तुम सब लोग एक तरफा एकजुट होकर के वोट दो। अब लिहाजा एक आदमी लखनऊ से चल करके आए, एक बड़े वो हैं, इसलिए मुझे भाग के जाना पड़ा बाहर। आप सब लोग मेरे लिए यहाँ पर मौजूद है, मेरे इतने जिम्मेदार साथी इस मंच पर बैठे हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, मेरी कुछ माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग यहाँ मेरे लिए मौजूद हैं, काफ़ी देर से आप लोग मौजूद हैं। ये शाह आलम गुड्डू जमाली आपको सर झुका के सर सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार करता है। दोस्तों, ये वक्त कोई मामूली वक्त नहीं है, ये वक्त बहुत ही अहम है। ये वक्त इसलिए अहम है कि ये इस प्रदेश में एक चुनावी जंग चल रही है। एक ऐसी जंग, ये अलग बात है जिसे तलवारों या बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, लेकिन ये उससे भी बड़ी जंग मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद इस प्रदेश का मुस्तकबिल, इसकी सत्ता उस दल के हाथ में जाती है, उस नेता के हाथ में जाती है जिसे इस प्रदेश की जनता नेता चुनती है, जिसे इस प्रदेश की जनता ताकत देती है, अपना बहुमत देती है कि हम आपके अंदर अपना विश्वास जताते हैं, आप आइए, आगे बढ़िए और प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। इसलिए ये वक्त बहुत अहम है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये कोई मामूली वक्त नहीं है, इससे हमारा, आपका, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं। इसलिए हमें ये तय करना है कि वो कौन लोग होंगे, वो कौन नेता होगा, वो कौन दल होगा जिसके हाथ में इस प्रदेश की बागडोर जाएगी। वो लोग होंगे जो लाशों की ढेर पे अपनी कुर्सियों को रख करके कहते हैं कि देखो, हम हैं इस प्रदेश के, इस देश के सबसे बड़े नेता, हमें पहचाने। या वो लोग करेंगे जो उनके इस गुनाह में, इस जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। कहने को वो ये कहते हैं, ये जरूर कहा जाता है कि हम सेकुलर हैं और हम इनके दुश्मन भी हैं। अक्सर कहते हुए सुना होगा आपने कि अगर इस प्रदेश में सेकुलर पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। मगर अगर कायदे से मेरा हर भाई, चाहे वो किसी धर्म और जाति का हो, अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचे और गौर करे तो वो पाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। मैं बीएसपी का एमएलए हूं। अक्सर मैंने सुना है, यहाँ चूंकि हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं और जागरूक समाज, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अक्सर इसलिए जहां पढ़े लोग ज्यादा होते हैं वहां चर्चाएं भी ज्यादा होती हैं। मैंने सुना है कहते हुए कि भाई बीएसपी पार्टी वैसे तो ठीक है मगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलती बहन जी। यही नहीं, ये भी कहते हुए सुना है कि बीजेपी से समर्थन ले लेती है। मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल सही है। ये शाह आलम गुड्डू जमाली राजनीति से अपने बाल बच्चों की किफालत नहीं करता, इसलिए जो सही और गलत होता है वो इन्हीं मंचों से बेबाक होकर के बिना किसी डर के उसको मानता भी है और उसको कहता भी है। लेकिन उसके पीछे छिपे हुए उस तर्क को भी आपको बताना चाहता है जिसका जिक्र ये लोग नहीं करते। ये किसी एक सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, आधी सच्चाई बताते हैं। ये सही है कि बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद
जब मान्यवर काशीराम जी ने रखा और चुनाव लड़ने के बाद जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो उनको ये लगा कि बिना सत्ता के हम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, हम समाज में दबे कुचले पिछड़ों को इंसाफ नहीं दिला सकते। इसलिए मुद्दों के आधार पे और बीजेपी वालों के आश्वासन पे कि चूंकि ये दलितों की पिछड़ी पार्टी है और ये बहन कुमारी मायावती जी एक महिला है, दलित की बेटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रदेश की बागडोर संभाले। मगर उनके मन में छिपे हुए उस काले दिल को नहीं देख पाए मान्यवर काशीराम जी जो उनके पीछे था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद हम समर्थन लेकर के प्रदेश में कुछ अच्छा कर सकें और हमारे लोगों को इंसाफ मिल जाए। मैं आपको यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि लोग ये जान ले कि बहुजन समाज पार्टी कहने को राजनीतिक दल है, वरना एक मिशन है। मिशन है समाज में कमजोरों का, गरीबों का, पिछड़ों का। इसलिए उन्हें ये लगा कि शायद इस रास्ते पे चल करके हम अपने लोगों को इंसाफ दिला सकते। और जब सत्ता शुरू हुई, सरकार चली, तो इन्हीं बीजेपी वालों को ये गुमान हो गया कि ये सरकार तो हम चला रहे हैं, इसलिए जो भी जायज नाजायज होगा हमारी बात मानना इनकी मजबूरी। और याद कीजिए, चूंकि मैं फिर कहूंगा कि इस मंदिर की सरजमी पे पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये शानम कुट्टू जमाली इस मंच से चिल्ला करके कह रहा है कि जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सुनो। और जो मैं कह रहा हूं वो तर्क और सबूतों के आधार पे कह रहा हूं, सच्चाई के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि फर्जी बयानबाजी बल्कि राजनीति नहीं करता ये शानम। जब बीजेपी वालों को ये गुमान हुआ और उन्होंने मथुरा की ईदगाह पे दावा ठोका, उनको ये लगा कि ये सरकार तो हम चला रहे हैं, इसलिए हम जो चाहे हमें करने की छूट है। और उन्होंने कहा कि हम इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो हमें ये मिलता है कि मथुरा की ईदगाह में पहले मंदिर था, इसलिए हम वहां पर पूजा करें। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी और बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी। उन्होंने पहले समझाया, रोकने की कोशिश किया, बताया कि भाई मैं प्रदेश की मुखिया हूं, इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, हर समुदाय के मान सम्मान, उसकी धार्मिक भावनाओं की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए माहौल को आप लोग खराब न करें। लेकिन ये लोग नशे में थे और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पूजा करना है। और अपने मन बढ़ई में इन्होंने डेट का ऐलान कर दिया कि हम फला तारीख को मथुरा की ईदगाह में पूजा करेंगे। उस वक्त सरकार बहन कुमारी मायावती जी की उसी बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। माननीय बहन जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और मजबूर होकर के फिर उस मुख्यमंत्री ने अपने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया और आदेश दिया कि उस ईदगाह के 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी का कार्यकर्ता घुस करके जबरी करने की कोशिश करे या बवाल करे, दुस्साहस करे, तो उसे गोली मार दिया जाए। ये होता है सत्ता, इसे कहते हैं सरकार चलाना और इसे कहते हैं शासन। जो लोग हमारी नेता के ऊपर उंगलियां उठाते हैं उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि ये सही है कि हमारी नेता ने मुद्दों के आधार पे एक बार मजबूरी में उनसे समर्थन लिया, लेकिन जब हमारी पार्टी खड़ी हो गई और जब हम सरकार बनाने लगे और जब इनकी असलियत सामने आ गई कि ये बीजेपी के असल चेहरा क्या है, तो माननीय बहन जी ने कहा कि थूकती हूं मैं ऐसी सरकार पर, ऐसे सत्ता पर। और जब इन्होंने और दबाव बनाया, जब ये नहीं माने, तो उसी नेता ने आगरा में अपने दल के लोगों की रैली बुलाई और कई लाख लोग उस रैली में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने दल के लोगों के सामने अपना पक्ष रखा और बताया कि ये बीजेपी के लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं,
मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए इन्होंने मुद्दों के आधार पे मुझे समर्थन दिया, लेकिन जब से मैं सरकार में आई हूं, इनका एक ही एजेंडा है कि प्रदेश के माहौल को खराब कर दिया जाए। और ये कहने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि लिहाजा मैं अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारती हूं और इस्तीफा। आप क्या बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की? आप उनके जूते की धूल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तरफ वो नेता थी कि जिसने धोखे में आके समर्थन लिया, लेकिन जब उसे लगा कि इस ताज पे जिस पे मैं बैठी हूं, अगर मैं इसकी लालच में पड़ी तो इस प्रदेश में खून की नदियां बह जाएंगी। एक तरफ वो नेता उसने उस राजपाट को लात मार दिया। एक तरफ आपका दल है, आपके नेता है। आपके नेता कहते हैं कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है इस प्रदेश में, हमसे ज्यादा मुस्लिम समाज का ठेकेदार कोई नहीं है। इसलिए मैं मेरे भाइयों में आपसे कहना चाहता हूं, याद करो 2014 का चुनाव, जब इस देश में एक झूठ बोलने वाली नेता की बातों में आकर के बहुत बड़ी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। और मुझे याद है कि उस सरकार के बनने के बाद एक भय का माहौल पैदा हुआ। बहुत सारे लोग जो अमन पसंद थे वो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि इस प्रदेश में दंगों की बाढ़ आ जाए। लिहाजा उसी के बाद बिहार में असेंबली का चुनाव होना था। और आपको यह भी याद होगा कि फिर दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें लालू जी, नीतीश जी और भी कई अन्य दलों के नेता इकट्ठा हुए और ये तय हुआ कि बीजेपी को रोकने के लिए एक महागठबंधन बनेगा। और उस गठबंधन के मुखिया यही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव को चुना गया। वो नेता जो अपने आप को हमारा ठेकेदार कहते, सबने इनके अंदर एक आस्था जताई और कहा कि माननीय नेताजी, आपके अंदर सबको भरोसा है, आप आगे बढ़िए, हम आपको अपना नेता चुनते हैं। तो फिर मैं पूछता हूं उन भाइयों से जो ये कहते हैं कि सही मानों में ये सेकुलर है, तो ऐन 20 दिन चुनाव से वो गठबंधन छोड़ के क्यों भाग गए? और भागे ही नहीं बल्कि चिल्ला चिल्ला करके टीवी और मीडिया में कहने लगे कि इस प्रदेश में तो बिहार बीजेपी की लहर आ गई है, मोदी सबसे बढ़िया नेता, उन्हीं को दे सब। वो तो धन्य हो लालू प्रसाद यादव और नीतीश ने मिल करके उनका मुकाबला किया और वहां परास्त किया। वरना ये तो जिता करके चले आए थे बीजेपी वालों को यही सेकुलर नेता, जो हमारे कुछ लोग घूम घूम के कहते हैं कि बड़े सेकुलर। लोकतंत्र में मुद्दों के आधार पे राजनीति होती है, हार जीत भी होती है, उसमें जनता जिसको चाहे हो, मगर समाज को आप भ्रमित नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया, अभी और काम बाकी है, अब हमें वो चाँद पे ले जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया है जमीन पे, अब चाँद पे जाना और बाकी है। मैं पूछता हूं कि इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं किसी से ये कह के कहूं कि भाइयों मुझे वोट दो और विधायक होने के बाद मैं आपका ये काम कर दूंगा, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद खसक जाऊं, तो मुझे धोखेबाज, मक्कार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? याद करिए 2012 के मैनिफेस्टो को जो समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बांटा था, उसमें कहा कि मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, मुझे ताकत दो, सत्ता दो, मैं जनसंख्या के आधार पे आपको भागीदारी दूंगा। हो गई भागीदारी, मिल गई भागीदारी। और भागीदारी तो छोड़िए, वो तो देना दूर, हमारे पास जो था वो भी आपने लूटने का काम किया। प्रदेश में लगभग 600 दंगे कराए, जिसमें से 125 दंगे ऐसे हैं जो बड़े दंगे हैं। और मुजफ्फरनगर का दंगा इस देश के ऊपर एक बदनुमा दाग है। जब तक दुनिया रहेगी लोग उसे याद करते रहेंगे, क्योंकि लगभग 30,000 मुसलमान वहां बेघर हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि मैं कम्युनल आदमी नहीं हूं, हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करता। मैंने हमेशा कहा है कि दंगों में न कोई हिंदू मरता है न मुसलमान मरता है, सिर्फ और सिर्फ इंसान मरता है। वो भी कौन इंसान
जो कमजोर होता है, गरीब होता है, तबाही को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, मगर लाचार आंखों से देखता है, कुछ कर नहीं पाता। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्हीं के राज में सीओ ज़ियाउल हक, उस कौम का बच्चा जहां बड़ी मुश्किल से एक IAS IPS निकलता है, उसको जानवर की तरीके से इन्हीं के मंत्री के लोगों ने मार के कुंडा में फेंक दिया और उस मंत्री को दिखाने के लिए 1 महीने के लिए हटा दिया। बाद में कहा ये निर्दोष, ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको चेतना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। याद रखो कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया। और ये बात मैं सारे समाज के लिए कह रहा हूं, सर्व समाज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि दंगे फसाद एक सामाजिक समस्या है, इसमें पूरे समाज का नुकसान है। इसलिए ऐसे लोगों का जो समाज का नुकसान करते हैं, जो इंसानियत का खून बहाते हैं, ऐसे लोगों को हमें झूठा करार देते हुए इनका बाइकाट करना चाहिए, इनका रिजेक्ट करना चाहिए। मगर ये भी अफसोस है कि कुछ लोग जो 5 साल तक इन सड़कों पे नजर नहीं आते, उनका पता नहीं चलता किसी की बेटी की शादी है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई दुखियारा है, तब नजर नहीं आएगा कि चलो भैया कुछ किसी का दुख बांट लें। लेकिन जब चुनाव आएगा तो बड़े वाले ठेकेदार बन के नेहरू की टोपी लगा के आएंगे और सबको ये बताएंगे कि हमारे वालिदे मोहतरम मरते वक्त 15,000 वोट का पट्टा हमारे नाम करके चले गए थे। तुम घबराओ नहीं, तुम हार रहे हो, हम जाएंगे, वो पट्टा तुम्हारे नाम कर देंगे। आप समझ गए। इसलिए कि अगर जनता ऐसे लोगों की बातों में आके वोट करने लगी तो लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाएगा। वोट करिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुझे वोट करे, जहां उसको ठीक लगे वोट करे। मैं एक प्रत्याशी हूं, अपने लिए, अपने दल के लिए वोट मांगना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कोई भाई मेरी बातों से इत्तेफाक न रखता हो तो कसम खुदा की वो जहां चाहे वोट दे, मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन किसी के दबाव में वोट को नहीं करना चाहिए। वोट सही और गलत के आधार पे अपनी मर्जी से करना चाहिए। ये जनता किसी की गुलाम नहीं, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि 4 लोग आएंगे और आदेश देके चले जाएंगे कि फलाने को वोट दे देना और लोग खड़े हो जाएंगे उनके साथ। ये सरकार जिसकी हम ये तो शुरू से विरोधी रही है, जिसने हमारे लोगों का हमेशा इस्तेमाल किया, कुछ दिया तो नहीं बल्कि जो भी हमारे पास था उसे लूटने का काम किया, हमारे वोटों से राज किया। 8% की आबादी वाला कहता है कि हम 20% वाले लोगों पे एहसान करते हैं, हमारे लोग 20%। कभी कोई खड़ा हो के ये नहीं बोलता कि अरे भाई 8% वाला 20% पे क्या एहसान करेगा। अगर ये 20% लोग उस 8% में न जुड़े तो इतनी भी हैसियत नहीं कि आप प्रधानी जीत ले। आप क्या बात करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश में आपको कई कई बार सत्ता दिया, मगर आपने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए मेरे लोगों, सर्व समाज के भाइयों, आज वक्त आ गया है। आज वो वक्त आ गया है कि जब हम एकजुट होकर के मुत्तहिद होकर ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। कोई ताकत नहीं है जो बीएसपी को सरकार बनाने से रोक सके। ये बात मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन आज प्रदेश का बच्चा बच्चा सारी मीडिया भी कहने लगी है। अब कहते हैं राहुल भैया और अखिलेश भैया एक हो गए। अरे 2 मरे हुए मुर्दे अगर एक भी हो जाए तो क्या वो जिंदा हो जाएंगे? ये तो मर चुके हैं, ये इनमें अब जान आने वाली नहीं है। अभी मैं मुबारकपुर से आ रहा हूँ, लखनऊ से एक बहुत बड़ा जत्था वहां बैठा था आकर के, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी दल से जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने कहा गुड्डू भाई बधाई हो आपको, आपकी सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरे सर्व समाज के भाइयों, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप मुझे इस तरह से जिताओ कि आपका भाई लखनऊ में सर उठा के कहे कि ये मेरे लोगों ने मुझे जिताया है। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आपने मुझे विधायक बनाया, इज्जत दी,
वो भी जानता है मगरिब का वक्त है कि जहां तक हो सका पूरी ईमानदारी दयानतदारी के साथ मैंने समाज में बिना किसी भेदभाव को सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश किया, सबकी सेवा पूरी ईमानदारी से किया। और जब जब मौका आया सरकार का गला पकड़ के इस विधानसभा के मुद्दों को रखा और मंगवाया भी। मेरी ही देन है कि मुबारकपुर में बस डिपो बना, मेरी ही देन है कि वो बुनकर सेंटर बना। ये क्या बात करते हैं? 62 साल से पहली बार कोई विधायक थोड़ी हुआ है। पहली बार जब से मैं विधायक हुआ हूँ, इससे पहले भी विधायक थे। जरा दिखाएं जो ये लोग सड़कों पे घूम के कहते हैं कि कितनी बार बोला है विधानसभा में, लाए कार्रवाई दे। और जो मैं कह रहा हूँ, जाओ जाके यूट्यूब पे शालम उर्फ गड्डू जमाली दबाओ, हमारा हर नौजवान पढ़ा लिखा उसे मिल जाएगा कि तुम्हारे भाई ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना पसीना बहाया। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं बहुत बात करनी थी मुझे, लेकिन वक्त की कमी है। आखिरी बात कह रहा हूँ कि अब मेरे लिए, मेरे दल के लिए, अपनी नेता के लिए आपकी दुआएं चाहता हूँ, आपका वोट मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।